Everyone, this is Saf. In this video, I'm gonna talk about my EIS and SM answer sheet. And तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट तक वही देखता है जिसको फिगर है. And you will definitely learn something new from this. So in this paper, I've scored 74 out of 100 overall. And when you talk about the MCQ section of both these, I have scored 21 out of 30. And in the descriptive part of EIS, that is Enterprise Information Systems, I have scored 28 out of 35. So let's check what are the points that I want to tell you. The first is points. Yes, कई questions में हमें क्वेश्चन इस तरह का होता है कि कुछ पॉइंट्स बताने होते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटा एनालिटिक्स पूछा था, तो आप एप्लीकेशन एरियाज एक पैरा में तो लिखोगे नहीं, तो 3 मार्क्स का था, तो आप कम से कम 3 तो लिखोगे ही. तो मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए थे, तो यानी कि आपको पॉइंट्स जो है अलग क्लियर दिखाना है. और ये इसका फर्स्ट. तो इन कंपलसरी क्वेश्चन आप स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 5. अंडरलाइन, हाँ, अंडरलाइन करता ही आपका पॉइंट्स जो है अलग ही स्पार्क करता है, दिखता है कि क्या है. जैसे इसमें मैंने जो हेडिंग दी है उसको अंडरलाइन कर दिया, तो ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि ये मेरी हेडिंग है, और ये सबसे पहले कोई भी जो रीडर होगा, ऑब्जर्वर होगा, इसको पढ़ेगा, और ये अगर सही है तो फिर आगे उसका जो बिहेवियर है थोड़ा मॉडेस्ट हो जाएगा. That's why underline is very important. Yes, smooth start, not abrupt. You should start your answer smoothly, not abruptly. What I mean from this is, कोई भी क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेनिफिट्स पूछे हैं, तो आप डायरेक्टली बेनिफिट्स पे जंप नहीं कर जाओगे कि दीज आर द बेनिफिट्स. जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड को थोड़ा सा लिखो, और फिर स्मूथली जो है अपने रिक्वायर्ड टॉपिक पे मूव करो. जैसे EIS के बारे में, ERP के बेनिफिट्स पूछे हैं, तो ERP का हल्का सा एक ग्लिम्स देना चाहिए आपको, देन यू कैन प्रोसीड टू द रिक्वायर्ड आंसर. इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. यू विल नोट इन माई आंसर शीट दैट आई हैव डन दिस फ्रॉम इन माई एंटायर पेपर. हर क्वेश्चन में लगभग हर क्वेश्चन में आपको ये पैटर्न दिखेगा. तो यू शुड स्टार्ट योर आंसर स्मूथली rather than abruptly. हाँ, नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी ग्रेटर देन मार्क्स. अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का था जब मैं बात कर रहा हूँ, ये बेनिफिट्स पूछे हैं ERP के, तो आपको कम से कम यू हैव टू राइट एटलीस्ट 6 पॉइंट्स. उसके बाद मैक्स जो है ज़्यादा भी नहीं लिखना कि 12 या 13 लिख दिए. यू कैन राइट 8 और 9 पॉइंट्स. तो मैंने जो है लिखे हैं G तक. कितना हो गया? ABCDEFG, यानी कि आई हैव रिटन 7 पॉइंट्स. So your number of points should be greater than the number of marks of that relevant question. और EIS है, तो EIS is full of heading. आपको पता है हेडिंग तो हर चैप्टर में, हर टॉपिक में लगभग आपको मिल जाएगा. तो वैसे ही हेडिंग जो है इस पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हेडिंग अगर आपकी सही है तो आगे फिर द बिहेवियर ऑफ एग्जामिनर विल बी डिफरेंट. आपको पता है अगर हेडिंग ठीक नहीं है तो फिर आपका उसका मूड खराब हो जाएगा and you will lose marks. So try to learn the heading from the book. In this question I have scored 7.5 out of 10. Okay, this is EIS, this is technical subject. जब technical subject है तो you have to write your answers technically. आपका language technical होना चाहिए. आप simple language में लिखोगे. इसी वजह से I think one of the major reason of getting lower marks in this subject is technical language. Language जो है students पकड़ नहीं पाते उसका, क्योंकि जब तक आप उसको अच्छे से समझोगे नहीं कि व्हाट इज़ EIS और पूरा सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, थीम क्या है उसका, तब तक आप लैंग्वेज आपकी जो है तब तक जनरल ही रहेगी. तो हर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ हमसे कहना चाहता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द सब्जेक्ट इज ट्राइंग टू से. उसी के अकॉर्डिंग आपका टोन जो है चेंज होता है, टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो चेंज होगा. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका लैंग्वेज टेक्निकल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट इज नीट. हाँ, योर आंसर शीट शुड बी नीट. अगर नीट है तो फिर एग्जामिनर को चेक करने में मज़ा आएगा और थोड़ा सा वो इरिटेट नहीं होगा. और एक नीट क्लीनर नीट पेपर बहुत दिखने में अच्छा होता है. so that will definitely impact your paper. Okay, next, sequence. Yes, you have to follow a standard sequence. जैसे कि किसी क्वेश्चन में पूछा है, तो आप कुछ भी पूछा है तो आप उसके डायरेक्ट पॉइंट्स लिखने नहीं जाओगे. जैसे इसमें क्वेश्चन में क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूछा था, तो पहले आप क्रिप्टोग्राफी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे क्या है वो डेफिनेशन के बाद, और फिर उसके जो मैंने टाइप्स बता दिए थे कि ये टाइप्स होते हैं.
तो मैं डायरेक्ट अगर टाइप्स लिख देता यहाँ पे, थोड़ा सा गलत समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। योर आंसर शुड बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस में आपका आंसर होना चाहिए। या तो इन दिस क्वेश्चन आई हैव स्कोर्ड 9 आउट ऑफ 10। और ये सेकंड बी मैंने पहले सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट पहले कर दिया था, बी जो है करना भूल गया था, तो मैंने ये यहाँ पे किया है। तो इसमें मुझे ये बताना है कि आपका एक्सप्लेनेशन शुड बी एडिक्वेट, यानी कि एक पॉइंट है उसको आप एक या दो लाइन में ख़त्म नहीं कर सकते। इसका फुल रियलिटी एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी आंसर शीट मंगाई है और उसके आंसर्स मैंने कंपेयर किए अपने आंसर्स से। तो उसके आंसर्स में कुछ पॉइंट्स मैंने देखे कि वो हेडिंग तो ठीक लिख रहा है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही, बट हिज एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। जैसे रिस्क से स्टार्ट हुआ और ये एंड तक, या फिर देखो ये काउंटर तक ख़त्म है, यानी कि 2 लाइन ज़्यादा लिख रहा है वो। तो इसने एक्सप्लेनेशन में तो फुल मार्क्स कैनॉट बी गिवन ना, दैट्स वाई उसके मार्क्स थोड़े से कम थे। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि एक्सप्लेनेशन शुड बी एडिक्वेट, इतना तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि कोई भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। तो इन दिस क्वेश्चन आई हैव स्कोर्ड 7.5 आउट ऑफ 10, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। और इसी के साथ जो है आई हैव स्कोर्ड 28 आउट ऑफ 35 इन EIS। सो लेट्स मूव टू SM पेपर। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सो बी पेशेंट। और अगर अब तक यहाँ आप देख रहे हो वीडियो को, देन डेफिनेटली यू हैव फाउंड समथिंग यूजफुल इन दिस। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। दिस इज SM पेपर। Let's see, again I've written 74 out of 100, 21 out of 30, but in SM descriptive part I have scored 25 out of 35। यहाँ ये EIS से 3 मार्क्स यहाँ पे कम आए, 28 था उसमें, कोई बात नहीं। इसमें रीज़न बताऊंगा मैं आपको ये क्यों कम रह गया। लेट्स सी इसमें क्या बताना है मुझे। यस, सेपरेट एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में क्या था, कई क्वेश्चन में ऐसा होता है, उस क्वेश्चन में यही था, R&D के बारे में बताना था और R&D की अलग अलग स्ट्रैटेजी बतानी थी। तो क्योंकि R&D की अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जैसे R&D की कौन सी स्ट्रैटेजी हमें कब फॉलो करनी है, इसके लिए 4 अलग अलग केसेस, तो चारों को अलग अलग समझाना है, ना कि एक पैरा में। एक ही पैरा में आप अगर समझा दोगे तो उनका मीनिंग जो है लॉस्ट, द आंसर, द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ योर आंसर विल बी लॉस्ट इन योर आंसर इन द पैराज। तो आपका आंसर जो है, जो एक्सप्लेनेशन है हर पॉइंट का सेपरेट होना चाहिए। जैसे ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वो मार्केट ग्रोथ जो है, इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे 4, तो चारों को अलग अलग आपको एक्सप्लेन करना है। एनुमरेट, हाँ कई पॉइंट्स में होता है कि कई क्वेश्चन में होता है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी बातें बतानी होती हैं, तो उसमें फिर एनुमरेशन इज द बेस्ट आंसर। जैसे वाई कंपनीज गो ग्लोबल, तो ये बहुत सारे पॉइंट मैंने लिख दिए, 5-6 लिखा है आई थिंक। तो इन दिस क्वेश्चन आई हैव स्कोर्ड 7 आउट ऑफ 10। ये कंपलसरी क्वेश्चन का सबसे लास्ट में किया था मैंने। अंडरलाइन इज अ यूनिवर्सल, आपको पता है ये यूनिवर्सल है, हर पेपर में ये फिट बैठ सकता है। अंडरलाइन करने से आपका आंसर्स और बेटर होता है। ओके नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन आई हैव स्कोर्ड 7.5 आउट ऑफ 10। पैराज, हाँ इसका भी मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है, वही फ्रेंड का। उसने यही क्वेश्चन जो है पॉइंट टू पॉइंट में किया हुआ है। फॉर एग्जांपल उसने गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में लिख रहा है वो, तो उसने एक पॉइंट बना दिया, एक पॉइंट लिखा, उस पॉइंट में 2 लाइन लिख दी, फिर अगले पॉइंट बनाया लाइन छोड़ के, फिर 2 लाइन लिख दी, और ऐसे करते करते उन्होंने 7-8 पॉइंट बना दिए। तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट में नहीं देना चाहिए, आप कॉन्टेक्स्ट समझो कहना क्या चाह रहा है। उसने गवर्नमेंट एजेंसीज और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में SM की इंपॉर्टेंस समझाने को कहा है, तो आपको पैराज में इसको समझाना है। एक्सप्लेनेशन पैराज में होता है, ना कि पॉइंट्स में। तो वही यहाँ पे मुझे बताना है कि आपका आंसर पैराज में होना चाहिए, rather than every time you should not try to enumerate or list down the points। तो पैराज भी आप कॉन्टेक्स्ट समझो आंसर का। और ये सब्जेक्ट का मतलब है कि इस क्वेश्चन में 2 केसेस थे अलग अलग, कि गवर्नमेंट एजेंसी के लिए क्या होने वाला है और हॉस्पिटल के लिए क्या होने वाला है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए। तो दोनों के पहले बताया कि SM की नीड है, फिर गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया कि क्या क्या होता है और क्यों ज़रूरत है, और फिर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिखा है यहाँ पे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि सब्जेक्ट आपका ऊपर बता दो कि ये है, ताकि ये नीट लगे, क्लियर लगे कि क्या आंसर दे रहे हो तुम, किस बारे में बात कर रहे हो। और लैंग्वेज, हाँ EIS की लैंग्वेज और SM की लैंग्वेज डिफरेंट है, आपको पता है। EIS की लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, और EIS की लैंग्वेज इज़ लाइक बिजनेस और इकोनॉमिक्स टाइप की है, थोड़ी सी बिजनेस नहीं कह सकता मैं, एडवांस बिजनेस कह सकते हैं। तो उस तरह की लैंग्वेज आपको फॉलो करनी है। आप अगर SM अच्छे से बुक पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि what type of language is being used in that book। So in this question I have scored 7.5 out of 10। और ये देखो कंपलसरी क्वेश्चन मैंने लास्ट में किया था,
एक रीज़न था, मैंने स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझा, क्लियर नहीं था मेरा स्ट्रैटेजी। दो स्ट्रैटेजी में कंफ्यूज था मैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी और फोकस डिफरेंशिएशन, तो इसलिए सबसे लास्ट मैंने किया। तो केस सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले आपको फैक्ट्स लिखने हैं कि फैक्ट्स क्या है उस केस के, फिर एक्सप्लेन करो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी था, तो मैंने लिख दिया। और उसके बाद उसकी स्टेप्स बताए थे कि इसको अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप्स मेरे पूरे नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम भी नहीं, मैंने वॉच में टाइम लगाया था कि इस टाइम तक मैं कर लूँगा, लेकिन किसी ने मेरी घड़ी आगे कर दी थी, मेरे छोटे भाई ने, और उन्हें बताया नहीं। तो 5 मिनट उसने आगे नहीं पीछे ही कर दी बल्कि। तो 5 मिनट ऑलरेडी आगे जा चुका था, और जैसे ही बेल बजा आई वाज थिंकिंग कि अभी तो 5 मिनट है, जब भी देखा कि मेरी घड़ी पीछे है और छूट चुका आंसर मेरा। इस वजह से ये 25 रह गया, कोई बात नहीं। तो इससे मैं ये कहूँगा कि इस गलती से आप ये सीख सकते हो कि यू शुड प्लान योर टाइम एंड अलोकेट योर टाइम अकॉर्डिंगली। आप सूटेबल बेसिस पे अपने जो भी क्वेश्चन जिसका वेट है उस हिसाब से अपना टाइम अलोकेट करो हर क्वेश्चन को, और ज़्यादा सारा टाइम मत लगाओ क्योंकि आपको और भी आगे पेपर करने हैं। तो इन दिस क्वेश्चन, कंपल्सरी क्वेश्चन, आई हैव स्कोर्ड 2.5 आउट ऑफ 5 एंड विद द एडिशन ऑफ दिस आई हैव स्कोर्ड 24.5, बट अप्रोक्सीमेशन की वजह से राउंड ऑफ करने से 25 आउट ऑफ 35 हो गया। तो इसी के साथ आई हैव स्कोर्ड 74 आउट ऑफ 100। सो मैंने काफ़ी पॉइंट इसमें कवर करने की कोशिश की है। वीडियो लंबी है लेकिन मुझे पता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपको। तो यार इतना मेहनत किया है आपके लिए कर रहा हूँ सब ये, और अब लाइक नहीं करोगे तो फिर कैसे बच्चे चलेगा। कुछ सपोर्ट दिखाओ यार, कुछ तो। एक ही चीज़ से मोटिवेट रहता हूँ, आपके लाइक से शेयर से कमेंट से। सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। कब करोगे? इतनी चीज़ें डाल दी मैंने। सो ऑल द बेस्ट, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।